नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आप में से कई सारे लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, किस रैंक पर मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा, अलग अलग स्टेट में ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या कट ऑफ हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बड़ा जो इवेंट घटा है वो ये है कि शॉकिंग पूरा रिजल्ट जो है वो एक प्रकार से शॉक कर देने वाला रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब नीट 2026 का एग्जाम रीनीट एग्जाम हुआ उस समय कहा गया कि केमिस्ट्री पर जो है अब तक का एक डिकेड का सबसे टफ पेपर था। फिजिक्स जो है वो 25 के लेवल का आया था, ठीक है। बायोलॉजी कंपैरेटिवली इजी था, तो बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई फिजिक्स इतना कठिन आया जो 25 के लेवल का है, केमिस्ट्री 25 से कठिन आया है, बायोलॉजी जरूर थोड़ा आसान आया है, तो इससे स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा। तब अधिकांश टीचर्स ने इंक्लूडिंग मी हम लोगों ने कहा था कि कट ऑफ जो है 510 520 के आसपास होना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी पूरी लेता हूं क्योंकि मैंने जो आपको डेटा बताया था वो किस आधार पर बताया था कि जो डिफिकल्टी लेवल पेपर का नीट 25 का था, 24 का था, उसको कंपेयर किया हम लोगों ने, टीचर्स से बात की हमने, हमारे टीचर्स से बात की, उनका ओपिनियन लिया हमने कि आप एग्जाम देते, आपके बच्चे अपने बच्चे बाकी कैसा कर रहे हैं, तो सबका स्कोर 70 80 90 नंबर बच्चों का स्कोर जो है वो गिरा था नीट वाले पहले वाले नीट के स्कोर की तुलना में, ठीक है। तो जो भी डेटा दिया गया था ना वो उस समय के जो अवेलेबल फैक्ट थे उसके आधार पर था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि उस समय मैंने कहा था कि कट ऑफ 510 520 के आसपास होना चाहिए। नीट 2025 के कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर नीचे वो हो सकता है, ऐसा मैंने कहा था, जो कि गलत सिद्ध हुआ। आई एम दी पर्सन जो गलती होती है, मैं ये गलती नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि हमारे आंकड़े और जो रिजल्ट आया वो मैच ही नहीं किया कहीं पे। या तो हमारे रिसर्च में कुछ कमी थी, हमारे पास जो डेटा आ रहा था, जो बच्चों से बात करके जानकारी मिल रही थी उसमें कमी थी, या भैया कुछ अलग ही खेल है जिस खेल के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। मतलब मेरे लिए इसको अभी भी आप बोलेंगे रिजल्ट सामने आ चुका है, सरकारी दस्तावेज सामने आ चुके हैं, तो मेरे लिए कोई क्वेश्चन उठाना जो है वो ठीक बात नहीं है। लेकिन तब भी यदि मैं अब न्यूट्रल रह के बोलूं तो मेरे लिए अभी भी पचा पाना, इस रिजल्ट को डाइजेस्ट कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखता हूं, सोचता हूं, फिर देखता हूं कि भाई कि क्या कि कैसे बच्चे किए होंगे। टीचर को जब जो है पसीने छूट रहे हैं तो मैं सोच रहा था मन में कि यार कि मतलब ये बच्चे मतलब एकदम अलग लेवल के हैं, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कोचिंग क्लासेस, उनको तो पता नहीं एक अलग ज्ञान मिला हुआ है। खैर छोड़िए, तो अभी आज हम कट ऑफ पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ डेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने रखूंगा जो बेसिकली एनटीए ने ही प्रोवाइड किया है। 16 जुलाई को उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि जो बच्चे बैठे थे उनकी संख्या तकरीबन जो है वो 20 लाख के आसपास बच्चे जो है वो इंडिया में शामिल हुए थे रीनीट के एग्जाम में, और 11,21,000 के आसपास बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। मतलब 11,21,000 बच्चे वो हैं जो BUMS, BHMS, BAMS, एलाइड जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं उनमें भी एडमिशन लेने के लिए वो पात्र हैं, ठीक है। वो लिखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट, अधिकांश बच्चे जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है वो 17 से 19 साल की उम्र के हैं। 17 से लेके 19 इयर्स की एज ग्रुप के बच्चे जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है। वो लिखते हैं कि 138 बच्चों ने, 138 स्टूडेंट ने 690 से अधिक स्कोर किया है। सोचिए, 720 में से 690 से अधिक स्कोर करने वाले 138 बच्चे हैं, और उन 138 बच्चों में से 93% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है। 93% स्टूडेंट जो है जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, मतलब फ्रेशर है उठ के। 99% की एज 17 से लेके 19 साल के बीच में है। ये डेटा देने का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या वो चाह रहे हैं कि जिनकी उम्र 19 से ऊपर है वो डिस्करेज हो जाए? क्या वो चाह रहे हैं जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट नहीं है, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट रिपीट कर रहे हैं, वो डिस्करेज हो जाए क्योंकि वो एग्जाम के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं? मतलब मेरे लिए ये डेटा देने का पॉइंट क्या है ये मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं। यदि आपके पास कोई लॉजिकल आंसर हो तो आप बताइएगा जरूर इसका। फिर वो लिखते हैं, देखिए कभी इसके पहले 25 का रिजल्ट, 24 का देखिए, इतना डिटेल में विस्तार से कभी नहीं लिखा उन्होंने। लिखते हैं दी 138 टॉप रैंकर्स, 138 जो टॉप रैंकर हैं वो देश की 66 सिटीज से हैं।
अक्रॉस कंट्री। द टॉप 17 रैंकर जिन्होंने 705 से अधिक स्कोर किया है वो 8 स्टेट को बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना। सेंटर चेंज करने का ऑप्शन रीनीट में आपने दिया था, आपने बकायदा ऑप्शन दिया था बच्चों को कि सेंटर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ वही ऑप्शन था उसमें रीनीट के समय, जब याद है, ठीक है, खैर छोड़ते हैं। फिर वो लिखते हैं 19 बच्चों ने 700 से ऊपर स्कोर किया है, आउट ऑफ 720 700 से ऊपर स्कोर किया है। 1492 1492 बच्चों ने 650 से ऊपर स्कोर किया है। 10,160 स्टूडेंट ने 600 के ऊपर स्कोर किया है और 90,780 स्टूडेंट ने 500 से ऊपर स्कोर किया है। हाईएस्ट स्कोर जो है 715 है आउट ऑफ 720, आर्यन गुप्ता का पंजाब से, प्रशुल बंसल हरियाणा से, ठीक है ना। ये डेटा जो है वो एनटीए खुद आपके सामने लेकर आता है, ठीक है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और सामने निकल के आए, जैसे देखेंगे आप कि 24 की तुलना में 26 में, ध्यान से बात सुनिएगा, 24 की तुलना में 26 में जो कैंडिडेट नीट का एग्जाम दे रहे थे उनकी संख्या 2 लाख के आसपास कम हुई है, ठीक है। और जो बच्चे फॉर्म भरे 26 में फॉर्म भरे लेकिन वो अपेयर नहीं हुए एग्जाम में, उनकी संख्या है 3 लाख। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहले 60-70 हजार बच्चे एब्सेंट रहा करते थे, कभी कभी 1 लाख के आसपास बच्चे एब्सेंट रहा करते थे। इस बार 3 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने जो है वो एग्जाम नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। फिर सबसे अधिक बच्चे जिस कैटेगरी में फाइट किए हैं वो है ओबीसी, सबसे अधिक बच्चे ओबीसी के अंदर जो है वो फाइट किए। फिर देखते हैं कि यदि हम देखें सबसे अधिक जिस लैंग्वेज में एग्जाम दिया गया वो इंग्लिश है, हिंदी है, और सबसे कम जिस लैंग्वेज में एग्जाम दिया गया वो है पंजाबी। फिर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने सामने दे रखे हैं इसमें। और फिर एक फैक्ट यदि मैं यहाँ पे देखूं, मेरे सामने जो है वो लिस्ट है पूरा, तो यदि मैं देखूं यहाँ पर तो ये कहते हैं हमसे कि देखिए मतलब 700 से लेकर 720 के बीच में 19 बच्चे हैं, 651 से लेकर 651 से लेकर 700 के बीच में जो है वो 1371 बच्चे हैं, 601 से लेकर जो है वो 650 के बीच में 8,425 8,425 स्टूडेंट है, 551 से 600 के बीच में 27,000 स्टूडेंट है, और 501 से लेके 550 के बीच में 52,471 स्टूडेंट है। मतलब किसी भी सूरत में ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ जो है वो 560 नंबर से नीचे नहीं जा सकता है, 560 तो कट ऑफ रहेगा ऑल इंडिया कोटे का, ठीक है ना। खैर हम कट ऑफ पे भी आगे बात करते हैं। वो लिखते हैं जो जिन बच्चों के नंबर 535 या के आसपास है, उससे ऊपर है, उन्हें लगभग टेंटेटिव रैंक उनको जो है वो 50,000 के आसपास रैंक मिला है। जिनके नंबर 493 के आसपास है वो 1 लाख के आसपास रैंक पर है, जिनके नंबर 460 के आसपास है वो 1.5 लाख के आसपास रैंक पर है, और जिनके नंबर 433 के आसपास है वो 2 लाख के आसपास रैंक पर है। ऐसा ये एनटीए का डॉक्यूमेंट कहता है। अब प्रश्न उठता है कि ऑल इंडिया कोटे में कट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। देखिए मैं जो है रैंक, अब चूंकि रैंक आ चुकी है, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रैंक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रैंक से ही तो कॉलेज तय होगा। तो जो ऑल इंडिया कोटे में यदि हम रैंक देखें, जिस रैंक पर आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया कोटे में, वो है आपका ऑल इंडिया 29,000 रैंक के 29,000 वो रैंक है जहां पर आप ऑल इंडिया कोटे से कोई कॉलेज उठा सकते हैं। आपके 29,000 के आसपास रैंक है जनरल कैटेगरी में, के जनरल कैटेगरी में 29,000 के आसपास रैंक पर आपको ऑल इंडिया कोटे से कोई कॉलेज कहीं पर मिल सकता है। और ओबीसी यदि आप हैं तो 30,000 के आसपास रैंक पर आपको मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस में यदि आप हैं तो आपको 29,900 के आसपास रैंक पर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया कोटे से। एससी हैं आप तो 1,45,000 रैंक पर भी मेडिकल कॉलेज एलोकेट हो सकता है आपको ऑल इंडिया कोटे से, और एसटी हैं तो 1,70,000 के आसपास रैंक होने पर भी ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल कॉलेज मिल सकता है।
एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 213 नंबर है। मतलब 213 नंबर मिनिमम चाहिए आपको बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस कहीं भी जाने के लिए। और क्वालिफाइंग स्कोर जो नीट का जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 177 मार्क्स के। मैंने पूरा रिसर्च करके पूरा मैंने स्कोर लिखा हुआ है ये। तो हालांकि मेरा भरोसा जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च पे से उठ चुका है भाई, क्योंकि मेरी खुद का जो प्रिडिक्शन था वो गलत गया है। ठीक है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि वो गलत गया है, और गलत इसलिए गया है वो क्योंकि मेरे पास हजारों बच्चा पढ़ता, उनका डेटा मेरे पास था, मैंने कई लोगों से बात की, हर एक बच्चे का नंबर कम हो रहा था, हर एक बच्चे ने फिजिक्स को कठिन बताया। हर एक टीचर से मैंने 10 टीचर से बात की, उन्होंने कहा फिजिक्स कठिन है, 25 के लेवल का है। लेकिन जो चमत्कार बच्चों ने कर दिखाया है ना, तो उसके सामने मैं नतमस्तक हूं, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चमत्कार को नमस्कार है भाई। ठीक है ना। खैर, तो ऑल इंडिया कोटे की मैंने बात की, मैंने कहा आपसे कि तकरीबन यदि बिहार में यदि आपका रैंक जो है 28, ऑल इंडिया रैंक आपका 28,000 के आसपास है, यू विल गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन बिहार। बिहार में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको। यदि ऑल इंडिया रैंक आपका 55,000 के आसपास है, तो मध्य प्रदेश में के जो बच्चे एमपी के हैं उनको ऑल इंडिया रैंक यदि 55,000 के आसपास है, तो आपको आपके स्टेट कोटे से मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में यदि आप हैं तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक 51,000 के आसपास है, तो आपको उससे स्टेट कोटे में मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब स्टेट की रैंक अलग निकलेगी, उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब बिहार में यदि आपको एमबीबीएस करना है तो ऑल इंडिया रैंक 28,000 के आसपास आपकी होना चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रैंक 55,000 के आसपास होना चाहिए। महाराष्ट्र में 51,000 के आसपास रैंक यदि एआईआर है 51,000 या इससे कम है, तो आपको आराम से महाराष्ट्र में स्टेट कोटे से एमबीबीएस मिल जाएगा। पंजाब के लिए ये 41,000 है, पंजाब में थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ है, तो 41,000 ऑल इंडिया रैंक है आपकी, तो आपको स्टेट कोटे से एमबीबीएस मिल जाएगा। हरियाणा में जो है बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो हरियाणा में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाता है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी 26,000 या उससे ऊपर, उससे कम है, मतलब 26,000 या उससे लोअर साइड में है। तो लोअर का मतलब ये बोल रहा हूँ 25,000 24,000 के, तो आपको एमबीबीएस मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से स्टेट कोटा से के। गुजरात में ऑल इंडिया रैंक यदि 30,000 के आसपास है आपकी, तो आपको स्टेट कोटे से एमबीबीएस मिल सकता है। कर्नाटका में यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक 78,000 के आसपास है, तो कर्नाटका में स्टेट कोटे से डोमिसाइल होना जरूरी है बेटा के, तो आपको जो है वो एमबीबीएस मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज से। जम्मू कश्मीर में यदि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए स्टेट कोटे से, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 32,000 या इससे नीचे होना चाहिए, इससे कम मतलब 31 30 ऐसी होना चाहिए आपकी, तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा वेरिएशन है, तो यहाँ पे कई बार 70,000 से लेके इस बार मैं बोलूंगा 81,000 के आसपास भी यदि आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो हिमाचल में आपको स्टेट कोटे से एमबीबीएस की सीट मिल सकती है आपको। उड़ीसा में 34,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको स्टेट कोटे से एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। वेस्ट बंगाल में यदि आप 42,500 या 43,000 रैंक के आसपास भी हैं, तो वेस्ट बंगाल में आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है स्टेट कोटे से। राजस्थान में कंपटीशन हायर साइड होता है, तो राजस्थान में यदि आपको एमबीबीएस की सीट चाहिए, तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 28,500 के अंदर होना चाहिए आपकी, तो आपको स्टेट कोटा जो है वो आपको एमबीबीएस मिल सकता है। उत्तराखंड में ऑल इंडिया रैंक 37,000 के आसपास है, तो आपको स्टेट कोटे से एमबीबीएस मिल सकता है। ठीक है। और यदि मैं और स्टेट की बात करूं, कुछ बड़े क्रूशियल स्टेट यदि मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं बोलूं उसमें तो हम लोगों ने जो है वो, हाँ यदि मैं यहाँ पर बोलूं आपसे, हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, हाँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं की हमने, हाँ यूपी की बात की हमने। यूपी में 35,500, यूपी में 35,500 के आसपास यदि ऑल इंडिया रैंक है तो आपको कॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है ना। ठीक है। उड़ीसा में 34,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको एमबीबीएस जो है वो मिल सकता है। उत्तराखंड में 37,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक होने पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है। तो मैंने कुछ मेजर स्टेट्स हैं उनका मैंने कट ऑफ देखा था, मैंने रैंक के अकॉर्डिंग 3 साल का डेटा कंपेयर किया, फिर आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत पॉसिबल है, लेकिन आप मान चलिए रैंक सबसे अच्छा प्रेडिक्टर है इसके लिए। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है
कि काउंसलिंग जब शुरू होगी तो हमको कहां तक काउंसलिंग में, मैं आपको कहता हूं कि देखो अभी क्या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे आपसे हम काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, हम तुमको पर्सनलाइज काउंसलिंग करवा देंगे, तुम हमको 30,000 रुपए दो, हम तुम्हारे को गाइड करेंगे काउंसलिंग में। भैया देखो सारा प्रोसेस एकदम फेयर होता है। बाकी यदि आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज देखने हैं आपको और आपको अप्लाई करना, तो उसके लिए आप विजिलेंट रहिए, देखिए साइट पर सब अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तब भी यदि किसी काउंसलर की आपको हेल्प लगती है तो बिल्कुल उसकी हेल्प ले लीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन वो काउंसलर जो है वो बेसिकली जो यूट्यूबर्स है ना, दे आर नॉट गुड काउंसलर्स, ठीक है ना। इसके काउंसलर अलग होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, तो आप पता कर लीजिए। महाराष्ट्र में बहुत सारे काउंसलर्स तरह के हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। हम लोग इसमें हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि ये बहुत ब्रोकरेज वाला काम, अलग तरह का काम होता है। हम वो सब काम नहीं करते हैं इसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। दूसरी बात है कि बच्चे की काउंसलिंग के लिए सरकार तो ऐसी ऐसी रखी है, आप मतलब उसकी सिर्फ गाइड करने का आप 30,000 रुपए ले, तो हम थोड़ा वाजिब नहीं लगता है हमको। तो हम इतना ही बोलेंगे आपसे बेटा, आप जो है वो दिल छोटा मत कीजिए। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, इस रिजल्ट से एक बात अच्छे से समझ लीजिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो था और जो रिजल्ट आया है, इसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन बहुत भयंकर लेवल पर बढ़ चुका है और उतने भयंकर लेवल के कंपटीशन को आप जो है वो, आपको दो ही तरीके आपके पास बचते हैं। या तो इस भयंकर लेवल के कंपटीशन के लिए अपने आप को अति भयंकर कर लो, बहुत मेहनत करो इसमें, या फिर जो मिल रहा है ना उसे हासिल करो और आगे बढ़ जाओ। फालतू की चूहा दौड़ में मत फंसो। कारण ये होता है ना कि मतलब मैं आपसे बोलूं कि ले लो, ड्रॉप ले लो, ये करो, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, देखो दिक्कत क्या है कि इस समय जिस लेवल का कंपटीशन है ना, उसमें प्रिडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब पेपर इतना कठिन था कि लोग कह रहे थे कि 650, 660, 70 तक जो है वो 680 नंबर पे टॉपर रहेगा इस बार। किसी के 700 के ऊपर नंबर आ ही नहीं सकते। टीचर ही ये सब बात बोले, आप उठा के देखो यूट्यूब में, मेरे जैसे लोग भी बोले हैं, बहुत टीचर ये बात बोले हैं, मैं अकेला नहीं था, बहुत लोग बोले हैं। लेकिन कुछ लोग वाकई बोले हमारे 100 से ऊपर बच्चे 680 के ऊपर, पहले ही बोल दिया कि ठीक है। तो भैया कहानी डिफरेंट है पूरी ये। तो मैं इतना बोलूंगा आपसे कि इस कहानी में आपको ज्यादा उलझना नहीं है। आपको मतलब मैं बोलूंगा कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है आपको कि ड्रॉप लें या नहीं लें। और ड्रॉप लेना भी चाहते हैं ना, रिपीट करना भी चाहते हैं ना, तो पार्शियल रिपीट कीजिए, पार्शियल ड्रॉप लीजिए, कहीं कुछ एडमिशन लेके तैयारी साथ में कीजिए। इस समय प्रिडिक्टिबिलिटी कुछ रही नहीं गई है, कोई प्रिडिक्शन नहीं रह गया है। मतलब एक बच्ची जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, उसने जब नीट का एग्जाम दिया, 26 का पहला वाला एग्जाम दिया, उसके 690 मार्क्स आ रहे थे उसके बाद रीनीट दिया, 650 के आसपास नंबर रह गया उसके। और वो 650 पे यदि आप देखेंगे आज में, तो आपको तो वो आप उम्मीद कर रही थी कि उसकी रैंक अच्छी आए, 650 पे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं अचानक से। जबकि वो लड़की आईआईटी जेईई एडवांस भी निकाली हुई है, आईआईटी मेंस निकाला, आईआईटी एडवांस निकाला, उसने मैथ्स उसका एडिशनल था उसके बाद। और वो उनका परिवार, वो अभी फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं, वो लोग इतने दुखी हैं वो लोग। तो एग्जाम में प्रिडिक्टिविटी कुछ रही नहीं गई, मतलब प्रिडिक्शंस तो कुछ बचे ही नहीं एग्जाम में। तो मतलब ये एक समझ लीजिए कि ये ऐसा है कि बहुत मेहनत करने की वाली एक लॉटरी बन गया है, बहुत मेहनत करने वाली। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि टेक ए वाइज डिसीजन। वो लिखता है साफ साफ कि भैया देखो ऐसा है, पहली बार वाले बच्चे जो है ना 93% अपेयर्ड फॉर नीट यूजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने 690 से ऊपर नंबर लिए। अब मान लो मैं 138 में मान लूं, तो मतलब 100 के ऊपर 110 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठे और 690 के ऊपर स्कोर कर दिए लाके। तो जिनका 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट हो चुका है ना बेटा, आप अभी समझ लो आप एक जनरेशन पीछे चले जा रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही बात बोल रहा हूं आपसे कि प्लीज डोंट वेस्ट योर ईयर। कहीं कोई एडमिशन ले लीजिए और पार्शियल ड्रॉप के साथ तैयारी कीजिए। मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है आपने, साल खराब मत कीजिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, 6-6 महीने में चीजें नई नई आ रही हैं। डोंट लैग बिहाइंड मत करो, पीछे मत रहो, आगे बढ़ जाओ। अरे जो हाथ में है ना बेटा, जो मिल रहा है ना उसको लेके आगे बढ़ जाओ। मेरे जो है एक रिलेटिव, उनके बेटे का बच्चे का जो हुआ था अभी 400-300 कुछ नंबर आए हैं उसके, 350 नंबर। मैंने कहा देखो ऐसा है, इसको BA-MS करवा दो या BHMS करा दो। और दुनिया बहुत तेज बदल रही है, आपको नोबडी नोस कि अगले 5 साल में क्या होगा। तो इसलिए पागल मत बनो कि साल खराब कर रहे हैं,
ठीक है, डोंट वेस्ट योर ईयर। ड्रॉप लेना ना लेना वो उसके लिए एक वीडियो मैंने दूसरा डाला हुआ मेरे चैनल पे, ड्रॉप ले नहीं ले। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि प्लीज इमोशनली तकिए में सर छुपा के रो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, बंद करो। जो थे, क्योंकि ये मेरे जैसा अनुभवी टीचर जो 1998 से पढ़ा रहा हूं मैं, 1998 MBBS के समय से, अपने 28 साल होने आया वो, और मैंने जिन टीचरों से बात की वो 30-30 साल के अनुभवी टीचर हैं। जब हम लोगों के प्रिडिक्शन थे कि 510 520 कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन कट ऑफ कहीं और ही पहुंच गया वो। मतलब यदि कट ऑफ देखो तो मतलब मुझे लगता है कि ये 555 550 के 540, मतलब स्टेट कोटे के कट ऑफ की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो मैं मानकर चलता हूं कि चलो 500 स्टेट कोटे में यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 530 के आसपास हो गया वो। हाँ, यदि सीट के तो लगभग 530 नंबर 540 नंबर के आसपास, अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करता है, वो स्कोर हो गया है जो 20-30 नंबर ऊपर है हमारे प्रेडिक्शन से। और जितने बच्चे 19 बच्चे 700 से 720 के बीच स्कोर किए, 651 के ऊपर जो है वो 1371 बच्चे हैं। ये तो तमाम इंस्टीट्यूट के टीचरों से बेहतर है भाई। जितने इंस्टीट्यूट के टीचर है ना, देखो बायोलॉजी तो रद्दी आया था इस बार, बायोलॉजी तो रद्दी आया था, तो उसमें तो क्या है, तुम एनसीईआरटी अकेला पढ़ लोगे, कोई टीचर से नहीं भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। एक दिन ये भी पैतरा बदलेगी बायोलॉजी, ठीक है, तो पढ़ना मेरे से ये समझ गए बात को। लेकिन मुद्दा ये है कि ये सारे प्रिडिक्शन जो है ना वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भैया मेहनत तो मेहनत है, किस्मत भी चाहिए, लॉटरी भी बन चुका है अभी ये, समझ गए। तो पूरी मेहनत, लेकिन रिस्क कैलकुलेट करो। ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दम से एग्जाम दो। लेकिन रिपीट कर रहे हो ना तो ब्लैंक रिपीट, एक रिपीट तक तो मानता हूं मैं, एक ड्रॉप तक मानता हूं कि आपने पूरा 100% कहीं कुछ नहीं लिया। दूसरा ड्रॉप ले रहे हो और कहीं एडमिशन कॉलेज में नहीं ले रखा है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, जिंदगी में पीछे की तरफ खिसक रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना। इसलिए पहले कहीं एडमिशन लो, उसके बाद आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात है इस लड़ाई में, देखो बेटा, कल मेरे पास एक मैसेज आया, उस पे एम्स का पैरामेडिकल वाला एग्जाम हुआ, और एम्स के पैरामेडिकल वाले एग्जाम का कल जब मेरे पास रिजल्ट आया तो उसने बच्चे ने बताया मुझे कि उसकी 200 कुछ रैंक है उस बच्चे की, और उसको एम्स का उसने एग्जाम निकाला हुआ है उसने। और मतलब एक जो पैरामेडिकल नहीं क्या बोलते हैं, एलाइड मेडिकल या वो जो एग्जाम होता है, उसमें बेसिकली उसने बड़ा अच्छा रैंक निकाला उसने। तो मतलब उससे उसको जो है मान लीजिए कि उसको एम्स के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। सब फील्ड अच्छे हैं मेडिकल से जुड़े हुए। किसी भी डिग्री का बेटा इतना वैल्यू नहीं, इतना वैल्यू है आपके खुद के पर्सनालिटी का, और क्या सीखे हो, स्किल का वैल्यू है। तो स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ डिग्री राइट नाउ, ठीक है ना। और एआई का जमाना आ गया है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ मत। अब क्या अभी आपने जो करना है, बहुत दुखी रहने की जरूरत नहीं कि इधर गए उधर जाके तालाब में जाके बैठ गए ना, तालाब में कूद के तालाब का पानी गंदा कर दिया। मतलब अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक सीरियस मत ले लेना। कहने का मतलब ये कि ये सब चीजें ना वो अब एक एग्जाम है, ठीक है ना, दिया अपन ने, जितनी मेहनत की अपन ने मेहनत। अब कुछ लोग चमत्कारी हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब चमत्कारी पुरुषों के सामने अपन क्या कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, अपन ने अपना ईमानदारी से काम किया, तो इसलिए अभी ब्लाइंड ड्रॉप मत लीजिएगा, ठीक है ना। बायोमेंटस आपके लिए है, आप बिल्कुल बायोमेंटस के टारगेट बैच को, बायोमेंटस के ग्लेटर जो अपना बायोलॉजी 360 बैच उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मेरा तो अब समझ में बात आएगी मुझे कि मतलब मैं बोलूंगा कि आपके आसपास यदि कोई ऑफलाइन टीचर पढ़ाता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी हेल्प कर दे, उससे जाके पढ़ लीजिए। बाकी बायोमेंटस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एड ऑन इसको भी रखिए। मैं तो अभी बोलूंगा कि 100% किसी भी ऑनलाइन कोचिंग पर रिलाई करना ठीक नहीं है इस तरह के कंपटीशन में, और 100% किसी ऑफलाइन कोचिंग पर रिलाई करना वो भी ठीक नहीं है, उनकी क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर है। तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको बायोमेंटस के टारगेट बैच में एडमिशन ले लीजिए, डीपीएस वहां से सॉल्व कीजिए, जो जहां समझ नहीं आ रहा वहां से लेक्चर देख लीजिए, किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ लीजिए। तो आपको एड ऑन रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि समय बदल गया है।
ये वो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का समय नहीं रह गया है। अभी कॉम्पिटिशन उस लेवल पे आ गया है कि जहां पर कोई भी तरह की कोताही बच्चे को नहीं बरतनी है, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रिसोर्सेज उसके पास होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, दुखी मत होइए बेटा, मैं आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।